नमस्कार विद्यार्थियों, अपना पाठ चल रहा था तीसरा, जिसमें हम जान रहे थे बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण को। तो अब तक की जानकारी में हमने बहुत सारे विदेशी आक्रमणों को जान लिया है। अभी अपनी जानकारी चल रही थी कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के बारे में भी हमने बहुत कुछ जान लिया है। कल तक हमने जहाँ जाना था उससे आगे आज हम देखते हैं। तो आज हम कुषाण वंश के बारे में आगे की जानकारी लेंगे। कुषाण वंश में कल हमने जहां तक जाना था उससे आगे आज जान रहे हैं। तो कुषाण वंश में आज हम जानेंगे सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। कुषाण वंश के समय भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी उसका अध्ययन अभी हम करने जा रहे हैं। कुषाण वंश ने भारत के भी बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जैसा कि हमने पीछे की जानकारी में कुषाणों के साम्राज्य विस्तार में जाना कि कुषाणों ने पश्चिम में बिहार तक, पूर्व में बिहार तक और दक्षिण में कोंकण तट तक अपना अधिकार जमा लिया था। तो भारत के एक विशाल क्षेत्र पर कुषाणों का राज स्थापित हुआ। कुषाणों के समय भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति को जानते हैं। कुषाण वंश एक बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली साम्राज्य था। कुषाणों में जितने भी शासक हुए सभी लोक कल्याणकारी भावना वाले शासक थे, जिनमें सर्वप्रमुख कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रमुख और उन्नत राजा कनिष्क हुआ। कनिष्क के अंदर अशोक की ही भांति लोक कल्याण की भावना थी। तो कुषाणों के समय में भारत की सामाजिक स्थिति काफी अच्छी थी। जनता बिल्कुल खुश और किसी प्रकार की दिक्कत जनता को नहीं थी, क्योंकि राजा जनता प्रिय थे, जनता के लिए कार्य करने वाले थे। तो कुषाण वंश के समय भारत की सामाजिक स्थिति समृद्ध अवस्था में थी। कुषाण वंश के समय भारत की जो सामाजिक स्थिति थी वो काफी समृद्ध थी और भारतीय समाज उन्नत अवस्था में था। व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। कनिष्क और अन्य भी कुषाण वंश के जो शासक हुए वो लोक कल्याण के कार्य समय समय पर करते रहते थे, जिससे सामान्य प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। कुषाण वंश के समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। कुषाण वंश के समय स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। स्त्रियों को भी समाज में पुरुषों के बराबर ही सम्मान और स्थान प्राप्त था। नारी शिक्षा को भी उस समय महत्व दिया जाता था। तो कुषाण वंश के समय में या कनिष्क के शासन काल में भारतीय समाज उन्नत अवस्था में था और स्त्रियों की स्थिति, उनकी दशा काफी अच्छी थी। कुषाण वंश के समय धार्मिक स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो कुषाण जो राजा हुए, कुषाण वंश के जो शासक हुए, उन शासकों ने स्वयं को देवताओं की उपाधियों से विभूषित किया। खुद को वो देवता का अवतार मानते थे और स्वयं को देवपुत्र की उपाधि देते थे। कुषाण वंश के जो शासक हुए उन शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि दी। कुषाण वंश के जो शासक हुए वो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर का अवतार मानते थे और स्वयं को देवपुत्र की उपाधि देते थे। इसके अलावा
कुषाण शासक किसी भी धर्म के अनुयायी हो, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों का संरक्षण करते थे। तो कुषाण वंश के समय भारत की धार्मिक स्थिति भी अच्छी थी, किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार के अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़ा। कनिष्क जैसे शासक जिन्होंने अंत समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के अन्य धर्मों को भी बराबर का सम्मान दिया जाता था, तो धार्मिक स्थिति भी अच्छी थी। कुषाण शासकों ने जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर देवताओं के चित्र अंकित किए। कुषाण वंश के जो शासक हुए, उन्होंने अपने सिक्कों पर देवताओं के चित्र अंकित करने शुरू किए। ये कुषाण वंश की एक बहुत बड़ी विशेषता है। भारत में कुषाणों से पहले किसी भी शासक या वंश ने सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित नहीं किए थे। कुषाण ही पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों के ऊपर देवताओं के चित्र अंकित करना शुरू किया था। तो यहाँ हमने जाना कुषाण वंश के समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। अब हम आगे देखेंगे कुषाण वंश का उद्देश्य एवं प्रभाव। कुषाण वंश का उद्देश्य एवं प्रभाव। कुषाण वंश ने भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। तो कुषाण वंश का भारत आने का उद्देश्य क्या था और कुषाण वंश का भारत की स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ा, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुषाण वंश एक शक्तिशाली राजवंश था। विदेशी वंश होते हुए भी कुषाण राजाओं ने भारत में स्वयं के देश की भांति ही राज स्थापित किया और अपना शासन चलाया। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद में कुषाण वंश पहला ऐसा वंश था जिसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कुषाणों से पहले मौर्यों ने एक अच्छा और बड़ा साम्राज्य बनाया और मौर्यों के बाद में कुषाण पहला वंश था जिसने भारत में इतना बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कुषाण वंश का जो समय था वो पहला ऐसा समय था जब मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य वंश के बाद में एक बड़े और विशाल साम्राज्य की स्थापना हो पाई थी। कनिष्क के समय में भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया, जिसकी वजह से भारत के संबंध विदेशी देशों से काफी ज्यादा बढ़ गए और भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से जुड़ गया। भारत का संबंध व्यापार की दृष्टि से या व्यापार के क्षेत्र में दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार के आर्थिक प्रभाव कुषाण वंश के समय में भारत के ऊपर अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रभाव में एक प्रभाव तो हमारे सामने ये आता है कि मौर्य वंश के बाद में पहली बार विशाल साम्राज्य बना। कुषाण वंश के प्रभावों की यदि हम बात करें तो भारत पर पहला प्रभाव हमारे सामने है कि मौर्य वंश के बाद में पहली बार भारत में विशाल साम्राज्य बन पाया। दूसरा प्रभाव है कि भारत का विदेशी भारत के विदेशी संबंध बढ़
गए। तीसरा प्रभाव यदि हम देखें तो कुषाण वंश के समय भारत की कला, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, मूर्तिकला, आदि क्षेत्रों में उन्नति हुई। कुषाण वंश के समय में भारत की मूर्तिकला या अन्य कलाओं में नई नई शैलियों की शुरुआत हुई। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भी अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की काफी उन्नति हुई। भारत में नई नई विधियों की शुरुआत हुई। कुषाण वंश में आगे हम जानेंगे कनिष्क का मूल्यांकन। कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुआ वो कनिष्क था। तो अब हम कुषाण वंश के शक्तिशाली शासक कनिष्क का मूल्यांकन जानेंगे और उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क कुषाण वंश का एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। कनिष्क ने ही कुषाण साम्राज्य की सीमाओं में काफी विस्तार किया। कनिष्क के शासक बनने से पहले कुषाण वंश का साम्राज्य काफी छोटा और सीमित था, लेकिन कनिष्क एक बहुत ही प्रतापी शासक सिद्ध हुआ और कनिष्क ने कुषाण वंश के छोटे से राज्य को एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। भारत के विभिन्न शासकों को हराकर कनिष्क ने भारत के भी बहुत बड़े क्षेत्र पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो कनिष्क एक प्रतापी शासक था। इसके अलावा कनिष्क के जो मुख्य गुण हैं वो इस प्रकार से हैं। कनिष्क एक कुशल वीर योद्धा था। अच्छा प्रशासक था। योग्य राजा था। लोक कल्याण, लोक कल्याण से ओतप्रोत था। कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता था। जब हम कनिष्क के मूल्यांकन को देखते हैं तो हम जानते हैं कि कनिष्क भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा राज्य सिद्ध हुआ। आम जनता की दृष्टि से देखें या आर्थिक उन्नति की दृष्टि से हम देखें, दोनों ही दृष्टियों में कनिष्क एक अच्छा राजा सिद्ध होता है। कनिष्क के समय भारत में आर्थिक उन्नति भी काफी ज्यादा हुई, तो सामान्य प्रजा का विकास भी कनिष्क के समय में बहुत ज्यादा हुआ। कनिष्क एक कुशल वीर योद्धा था। इसी गुण की वजह से कनिष्क ने विरासत में जो छोटा सा साम्राज्य मिला उसको एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। तो कनिष्क एक कुशल वीर योद्धा था। इसके अलावा अच्छा प्रशासक था, यानी शासन व्यवस्था को चलाने में भी कनिष्क काफी निपुण था। कनिष्क ने अपने शासन व्यवस्था को इस प्रकार से अच्छी तरह से सुसंजित किया
कि एक बड़े साम्राज्य में भी कनिष्क आसानी से और सही ढंग से शासन चलाता रहा, तो वह एक अच्छा प्रशासक भी था। इसके अलावा योग्य राजा भी था। कनिष्क के अंदर लोक कल्याण की भावना भी बहुत अधिक थी, इस वजह से वह एक योग्य राजा सिद्ध हुआ। लोक कल्याण की भावना कनिष्क में अशोक की भांति ही थी। अशोक की तरह ही कनिष्क ने भी आम जनता और आम प्रजा के लोक कल्याण के लिए तरह तरह के कार्य किए, बहुत सारे नगरों की स्थापना करवाई। इसके अलावा सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक इमारतों का निर्माण, झीलों का निर्माण और भी सामान्य प्रजा के लिए तरह तरह के विकास कार्य कनिष्क ने करवाए थे। तो लोक कल्याण की भावना से भी कनिष्क ओतप्रोत था। कनिष्क के अंदर सामान्य प्रजा का विकास करने की भावना भी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा कनिष्क कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। किसी भी प्रकार की कला का कलाकार जब कनिष्क के दरबार में जाता था तो कनिष्क उसको बहुत अधिक सम्मान देता था और आश्रय प्रदान करता था, बहुत सारे पुरस्कार उसको भेंट करता था। इसके अलावा विद्वानों का आश्रयदाता भी कनिष्क था। तो इस प्रकार से हम कनिष्क के व्यक्तित्व को देखते हैं। तो कनिष्क एक कुशल वीर योद्धा था, अच्छा प्रशासक था, एक योग्य राजा के गुण कनिष्क के अंदर थे, लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत था, कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे कला प्रेमी और विद्वान रहते थे। जैसा हमने पहले जाना, चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक और चिकित्सक उसके दरबार में रहते थे, वैसे ही अश्वघोष, वसुमित्र, मंथार जैसे विभिन्न विद्वान भी उसके दरबार में रहते थे। तो कनिष्क एक अच्छा और योग्य शासक भारत के लिए सिद्ध हुआ। कनिष्क के समय में भारत आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से काफी उन्नत अवस्था में पहुंच गया। अपने इन्हीं गुणों की वजह से भारतीय इतिहास में कनिष्क की तुलना अशोक महान से की जाती है। भारतीय इतिहासों में और बौद्ध साहित्य में कनिष्क को अशोक की उपाधि मिली और कनिष्क को भारत का दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कुषाण वंश की अंतिम जानकारी हम जानेंगे। कुषाण साम्राज्य का पतन। कुषाण साम्राज्य का पतन। पतन का मतलब होता है अंत। कुषाण साम्राज्य भारत के लिए एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य बना, लेकिन एक समय के बाद में कुषाण साम्राज्य का अंत हुआ, उसका पतन हुआ। तो उसको हम देखते हैं। कुषाण वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य अपनी उत्तम अवस्था में पहुंचा, अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। कुषाण साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार और विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ, लेकिन कनिष्क की मृत्यु के बाद में जो शासक हुए वो कनिष्क की भांति योग्य नहीं थे। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को सही ढंग से चला सकें। तो कनिष्क के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता की वजह से, उनकी अकुशलता की वजह से कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ता गया और कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ। तो कुषाण साम्राज्य के पतन का जो सबसे मुख्य कारण है, मुख्य कारण वो यही है कि कनिष्क के बाद में आए शासक अयोग्य व अकुशल थे। कुषाण साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है कि कनिष्क के बाद में जो उत्तराधिकारी जो शासक हुए वो अयोग्य और अकुशल थे।
वो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से कुषाण साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया और कुषाण साम्राज्य के जो विभिन्न भाग थे उन विभिन्न भागों पर भारतीय शासकों ने अधिकार कर लिया। धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य का अंत हो गया। तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि कुषाण वंश एक विदेशी वंश था, लेकिन कनिष्क के समय तक आते आते कुषाण शासकों ने और कुषाण वंश से संबंधित व्यक्तियों ने भारतीय संस्कृति और भारतीय रीति रिवाजों को अपनाकर वो भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गए थे। तो कुषाण वंश भी यूनानी और शकों की ही भांति समय के साथ भारतीय संस्कृति में मिलजुल गया और कुषाण वंश का भी भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया। कुषाण विदेशी थे, लेकिन कनिष्क के बाद में ही धीरे धीरे या कनिष्क के समय से ही धीरे धीरे कुषाण वंश के व्यक्ति भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। कुषाण वंश का आत्मसातीकरण कनिष्क के समय से ही होता गया। तो कुषाणों के बाद में अब हम बाह्य आक्रमण में अपने अंतिम जानकारी को देखेंगे और हुण वंश के बारे में जानेंगे। बाह्य आक्रमण में अब हम हुण वंश की जानकारी समझेंगे। हुण वंश भी भारत में आने वाली एक विदेशी जाति थी, एक विदेशी शक्ति थी, जिसने एक समय में भारत में प्रवेश किया और बाद में भारत के एक क्षेत्र पर अधिकार करके शासन स्थापित किया। तो हुण मध्य एशिया की एक बर्बर, क्रूर और नरसंहार जाति के रूप में हुणों की पहचान होती है। हुणों को मध्य एशिया की बर्बर, नरसंहारक और क्रूर जाति माना गया। हुण वंश मध्य एशिया की एक बर्बर, नरसंहारक और क्रूर जाति थी। हुण खानाबदोश जाति के रूप में अपनी पहचान रखते थे और हुणों को बर्बर, नरसंहारक और एक क्रूर जाति माना जाता था। हुणों के बारे में इतिहासकारक एक मत नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने हुणों के बारे में अपनी अलग अलग मान्यताएं दी हैं। तो हुण वंश के बारे में इतिहासकारों के 3 प्रमुख मत हैं, जिन्हें हम जानेंगे। इतिहास तो हुण वंश के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इतिहासकारों के मत को हम जानेंगे। इतिहासकारों के मत, तो कुछ इतिहासकार तो हुणों को मध्य एशिया की मंगोल जाति से संबंधित बताते हैं। इतिहासकारों का दूसरा मत है कि हुणों को बंजारा व गुज्जरों की उपजाति की संख्या दी गई। और तीसरा मत है राजपूतों के पूर्वज। तो हुण वंश के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार तो हुणों को मध्य एशिया की मंगोल जाति
हैं तो कुछ इतिहासकार हुणों को बंजारा और गुर्जरों की उपजाति की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का मत है कि हुण राजपूतों के ही पूर्वज थे। तो हुण वंश के बारे में या हुण जाति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। हुणों के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि हुण मध्य एशिया की एक बर्बर और पूर्ण जाति थी, जो एक समय में भारत में आई और भारत के कुछ क्षेत्रों पर हुणों ने अपना अधिकार किया, लेकिन बाद में हुण भी कुषाणों और अन्य विदेशियों की तरह ही धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में आत्मसात होते गए। तो हुण वंश भारत में प्रवेश हुणों ने भारत की पश्चिम दिशा से प्रवेश किया और लगभग 450 ईस्वी के समय उन्होंने भारत में प्रवेश किया। हुण मध्य एशिया के एक बर्बर नरसंहार और पूर्वजाति थी। हुणों ने भारत की पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किया था और लगभग 450 ईस्वी के समय हुणों का भारत में प्रवेश हुआ था। जिस समय हुणों ने भारत में प्रवेश किया यानी 450 ईस्वी के समय, उस समय भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य चल रहा था जिसका नाम गुप्त साम्राज्य था। तो गुप्त साम्राज्य के समय यानी 450 ईस्वी में पश्चिम दिशा की तरफ से हुणों ने भारत में प्रवेश किया और भारत के कुछ क्षेत्रों पर बाद में अधिकार करके शासन स्थापित किया। हुण वंश में आगे हम जानेंगे स्कंद गुप्त एवं हुणों का आक्रमण। जैसा पीछे हमने जाना है कि 450 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुणों का भारत में आक्रमण गुप्त साम्राज्य के समय 450 ईस्वी में हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का उस समय शासक स्कंदगुप्त था, यानी गुप्त साम्राज्य का शासक उस समय स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का शासन उस समय चल रहा था। स्कंदगुप्त के समय में ही भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त एक शक्तिशाली शासक था। तो स्कंदगुप्त के साम्राज्य के समय हुणों ने भारत पर सैकड़ों बार आक्रमण किए और भारत के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहा, लेकिन स्कंदगुप्त की सैनिक शक्ति अधिक होने की वजह से हुण स्कंदगुप्त को पराजित नहीं कर पाए और स्कंदगुप्त के समय हुणों का भारत पर अधिकार स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में गुप्त साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से हुणों ने स्कंदगुप्त के बाद में भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में हुणों का शासक हुआ तोरमान। हुणों में एक शासक हुआ जिसका नाम था तोरमान। तोरमान के समय स्कंदगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में तोरमान ने गुप्त साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर मालवा क्षेत्र आधुनिक समय में जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मालवा क्षेत्र उस समय बोला जाता था। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा उठाकर हुण शासक तोरमान ने भारत के मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
तोरमान ने अधिकार करने के बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों को भी जीता और भारत में हुण साम्राज्य की स्थापना की और हुण साम्राज्य को बढ़ा दिया। तोरमान का पुत्र हुआ बाद में, जिसका नाम था मिहिरकुल। मिहिरकुल को भारत का अटिल्ला बोला जाता है। भारत का अटिल्ला मिहिरकुल को बोला जाता है। मिहिरकुल हुण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक। हुण वंश का पहला शक्तिशाली शासक तोरमान हुआ, जिसने पहली बार भारत के मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया। तोरमान के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हुआ। मिहिरकुल तोरमान से अधिक शक्तिशाली हुआ और मिहिरकुल हुण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। मिहिरकुल को भारत का अटिल्ला के नाम से भी जाना जाता था। मिहिरकुल ने मालवा के अलावा पंजाब क्षेत्र, भारत का जो पंजाब क्षेत्र है, उस पंजाब क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। मिहिरकुल ने पंजाब क्षेत्र में भी हुण साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मिहिरकुल के समय तक मध्य प्रदेश क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया और वो भारत में शासन चलाने लगे। हुण शासक तोरमान पहला शासक था जिसने पहली बार भारत में हुण वंश की स्थापना की थी। तो तोरमान के शासन के बारे में एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जिसका नाम है कुवलयमाल। जैन ग्रंथ है कुवलयमाल। इस कुवलय नाम के जैन ग्रंथ में तोरमान के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस कुवलयमाल नाम के जैन ग्रंथ में ये वर्णन मिलता है कि तोरमान का शासन भारत में चंद्रभागा नदी के किनारे पर पवैया नाम का एक नगर था, वहां तक था। तो कुवलयमाल से जानकारी मिलती है कि चंद्रभागा नदी के किनारे एक नगर था, जिस नगर का नाम था पवैया नगर। चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नाम का नगर था। इस नगर पर तोरमान का अधिकार था। ये जानकारी हमें कुवलयमाल जैन ग्रंथ से मिलती है। तो ये पवैया नाम का नगर आधुनिक समय में मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर नगर है, उस ग्वालियर नगर के पास में ये नगर स्थित था। तो इस नगर पर तोरमान का अधिकार था। तो इस ग्रंथ से मिली जानकारी से पता चलता है कि आधुनिक समय में जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर तोरमान ने अपना अधिकार किया था। आगे हम देखेंगे यशोवर्मन द्वारा हुणों का दमन। हुण शासक तोरमान के बाद में उसका पुत्र मिहिरकुल हुण वंश का अगला राजा बना। मिहिरकुल हुण वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था, जिसने भारत के बड़े क्षेत्र तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। लेकिन मिहिरकुल की मृत्यु के बाद में जो हुण शासक हुए वो थोड़े कमजोर सिद्ध हुए। तो हुणों से आगे के समय में यानी 528 ईस्वी में यशोवर्मन नाम का शासक था। उस यशोवर्मन शासक ने 528 ईस्वी में हुणों को परास्त कर दिया। हुणों को परास्त करने वाला शासक यशोवर्मन था।
यशोवर्मन के साथ ही एक शासक था बालादित्य। यशोवर्मन और बालादित्य इन दोनों ने मिलकर मिहिर कुल के बाद में हुणों को 528 ईस्वी में परास्त कर दिया। तो हुण जैसी विदेशी और क्रूर जाति का दमन करने में यशोवर्मन का नाम उल्लेखनीय है। यशोवर्मन ने बालादित्य के साथ मिलकर हुण जाति का दमन किया और हुणों को परास्त किया। यशोवर्मन से परास्त होने के बाद में भी हुण भारत को छोड़कर नहीं गए। हालांकि यशोवर्मन से परास्त होने के बाद हुण साम्राज्य का अंत तो हो गया, लेकिन हुण भारत में ही रहे और समय के साथ धीरे धीरे हिंदू धर्म को अपनाकर भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए और हुणों का भी एक समय में भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया। हुण भी हमेशा के लिए भारतीय जीवन शैली को अपनाकर भारतीय बन गए। अब हम हुणों के धर्म को समझेंगे। हुणों का धर्म कैसा था? हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। प्रारंभिक समय में तो मध्य एशिया में जो ईरानी और अन्य प्रकार के धर्मों का बोलबाला था, वही धर्म हुणों का प्रमुख धर्म था। लेकिन हुणों ने जब से भारत की तरफ अपना रुख किया, हुणों का मुख्य धर्म शैव धर्म हो गया। तो हुणों का जो मुख्य धर्म था वो शैव धर्म था। भगवान शिव की आराधना हुण करते थे। हर हर महादेव का जो नारा है वो आज भी काफी प्रचलित है। ये नारा सर्वप्रथम हुणों ने ही दिया था। हुण शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रभाव, हुणों का भारत में आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हुण मध्य एशिया के एक नरसंहारक, एक क्रूर और एक बर्बर जाति थी, जिसने भारत में काफी लूटपाट की। जन कल्याण जैसे कार्य हुणों ने नहीं किए थे। कुषाणों की तरह हुणों ने भारत को अपना देश नहीं समझा, बल्कि हुण भारत को विदेशी देश मानकर इसमें लूटपाट के इरादे से ही शासन करते रहे। हुण शासक जितने भी हुए उन्होंने लोक कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का कार्य भारत में नहीं किया। मिहिर कुल की मृत्यु के बाद में यशोवर्मन ने हुणों का अंत कर दिया। अंत होने के बाद में फिर जो हुण जातियां बची, उन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपना लिया और वो भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई। तो हुणों के समय भारतीय राजनीति पर जो दो मुख्य प्रभाव हैं वो दो हैं। तो हुणों के समय भारत की राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा, वो पहला प्रभाव था गुप्त साम्राज्य की कमजोरी सामने आना। और दूसरा प्रभाव था मध्य और पश्चिम एशिया की जातियों का भारत में आने का सिलसिला शुरू हुआ। हुण जाति के भारत में आने और शासन करने से भारत पर दो मुख्य प्रभाव पड़े। एक तो हुणों के आने से भारत में जो गुप्त साम्राज्य चल रहा था, उस गुप्त साम्राज्य की कमजोरियां भारतीय शासकों के सामने आने लगी और हुणों से हारने के बाद में गुप्त साम्राज्य भी धीरे धीरे अंत की तरफ चला गया। तो गुप्त साम्राज्य की कमजोरियां सामने आई। ये हुणों का भारत में आने से प्रमुख प्रभाव है। इसके अलावा हुणों के आने से जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो है मध्य और पश्चिम एशिया की अन्य जातियों का भी भारत में आने का सिलसिला शुरू हो गया। हुण मध्य एशिया की तरफ से भारत में आए थे।
तो हुण भारत में आए और अपना शासन स्थापित करे और काफी धन संपन्न हुए। इस चीज को देखकर मध्य और पश्चिम एशिया की अन्य जातियां भी लूटपाट के इरादे से या भारत में शासन करने के इरादे से भारत में आने लगी। तो ये जानकारी हमने हुण वंश के बारे में जानी। तो इस प्रकार हमने भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों और फिर किस प्रकार से वह विदेशी जातियां भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई, ऐसे